आप अपनी फैमिली के साथ ना किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, डिनर हो गया है, वेटर बिल लेके आता है और आप अपना फ़ोन निकालते हो क्यूआर स्कैन करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप उसे स्कैन करते हो ना, आपको स्क्रीन पे एक मैसेज आता है, पेमेंट फेल्ड। कोई बात नहीं, आप दूसरा यूपीआई ऐप ट्राई करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सब फेल। फिर आप नोटिस करते हो कि सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि पूरे रेस्टोरेंट में ना किसी का भी यूपीआई काम नहीं कर रहा है। आपके पीछे वाली टेबल पे भी है ना सेम कन्फ्यूजन है। अब सबसे शॉकिंग बात सुनो, इसका रीजन उस रेस्टोरेंट में नहीं है, बैंक में भी नहीं था। इसका रीजन है ना हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर कहीं गहराइयों में ना छुपा हो सकता है। अगर आपको ये सुन के ये लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल आईटी ग्लिच था, तो अगले कुछ मिनट्स में ना मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जो शायद किसी चैनल ने अभी तक नहीं दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, बल्कि इसमें ना दुनिया भर की एजेंसीज जैसे यूएस, रशिया, चाइना और अब तो इंडिया की खुद की एजेंसीज भी है ना दिन रात काम करके उसका थ्रेट को वेरीफाई कर रही है। क्योंकि आज के टाइम पे ना दुनिया की 97% से ज्यादा इंटरनेट और डेटा ट्रैफिक है ना, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस, नेटफ्लिक्स, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांसफर, कॉर्पोरेट मेल, सब कुछ है ना समुद्र के नीचे पड़ी हुई पतली पतली ग्लास के ट्यूब में से ना गुजरता है। इन्हें हम कहते हैं सबमरीन केबल्स या फिर अंडर सी केबल्स। ये कोई सैटेलाइट नहीं है, ना ही कोई क्लाउड है, ये लिटरली ना समुद्र के नीचे बिछी हुई है ना फाइबर ऑप्टिक लाइंस है। और इंडिया के लिए ये सिर्फ इंटरनेट की केबल नहीं है, बिकॉज इंडिया का 95% इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ ना इन्हीं केबल से आता है। अब यहाँ से ना ट्विस्ट शुरू होता है। इंडिया में ना टोटल 17 इंटरनेशनल सबमरीन केबल्स है ना लैंड करती हैं, 14 लैंडिंग स्टेशंस पे और 5 कोस्टल सिटीज में, जो कि हो गए मुंबई, चेन्नई, कोची, टूटिकोरिन और तिरुवनंतपुरम। लेकिन यहाँ है वो बात जो कोई नहीं बताता। उन 17 केबल्स में से ना 15 केबल्स सिर्फ मुंबई के वर्सोवा बीच के पास एक 6 किलोमीटर के पैच में ना लैंड करती हैं। एक बार फिर सुनो, 6 किलोमीटर। उस छोटी सी पट्टी पे ना इंडिया का 95% इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ है ना टिके हुए हैं। अब इंडस्ट्री का डेटा हमें ये बताता है कि इस स्टेज पर है ना हर महीने फॉल्ट्स आते रहते हैं और इंडिया के पास अपना खुद का रिपेयर शिप्स नहीं है। हम दुबई के ई मरीन और सिंगापुर के सियोकॉम जैसी फॉरेन कंपनीज पे ना डिपेंड करते हैं, जिनका एवरेज रिपेयर टाइम 3 से 5 महीना है। मतलब यहाँ बस एक छोटा सा कट और रिपेयर आने में ना महीने लग सकते हैं। ये कोई है ना कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, बल्कि ये पब्लिकली अवेलेबल है ना इंडस्ट्री डेटा है। अब सोचो कोई इसे ना जानबूझकर टारगेट करे तो। अब तक जो मैंने आपको डेटा बताया वो अचानक से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि वो कई साल से ना होते आ रहा है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे चलता हुआ आ रहा है। तो ये बात है 1988 की, जहां बीएसएनएल ने ना इंडिया की पहली फाइबर ऑप्टिक सबमरीन केबल लॉन्च की, जो सी-मी-वी लेड बाय टाटा कम्युनिकेशंस के थ्रू आई थी। तब है ना इंटरनेट नहीं था, सिर्फ वॉइस कॉल्स कैरी होती थी। फिर आया साल 1991 से 2000 का, जिसे बोला जाता है लिबरलाइजेशन का दौर, जहां इंडिया का आईटी बूम शुरू होता है और केबल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। उसके बाद आता है साल 2000 से 2008, जहां नए केबल्स आते हैं, फ्लैग, जो कि फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब, और फिर सी-मी-वी4, IMEWE और फाल्कन। यही केबल्स आज भी एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशंस के लिए ना इंडिया यूरोप कनेक्टिविटी का बैकबोन है। फिर आता है साल 2008, जहां ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद है ना इंडिया ये रियलाइज करता है कि उसका पूरा IT BPO एक्सपोर्ट मॉडल, जो तब ऑलरेडी इंडिया का बैकबोन बन चुका था, एक मुट्ठीभर केबल्स पर खड़ा है। साल 2013 में ना इजिप्ट के पास समुद्र में डाइवर्स ने केबल्स जानबूझकर कट किए और अरेस्ट हुए। दुनिया को पहली बार पता चला कि ये केबल सिर्फ एक्सीडेंट प्रोन नहीं बल्कि टारगेटेबल भी है। फिर आया साल 2017 से लेकर 2022, कैरेबियन से लेकर गल्फ ऑफ फिनलैंड तक कंटेनर शिप्स के एंकर से केबल डैमेज होने लगे, कभी एक्सीडेंट तो कभी शायद नहीं। अब यहाँ से ना कहानी मॉडर्न हो जाती है और कुछ ज़्यादा ही डेंजरस। चलिए अब वापस उस रेस्टोरेंट सीन पर आते हैं जो मैंने आपको है ना शुरुआत में दिखाया था। 12 अप्रैल 2025 को है ना यूपीआई का एक नेशन वाइड आउटेज हुआ था, जहां एनपीसीआई की अपनी कंफर्मेशन के मुताबिक डाउन डिटेक्टर पे है ना 2000 प्लस कंपनीज आई, वो भी सिर्फ एक सुबह में। पेट्रोल पंप्स पेमेंट लेना बंद कर दिए, फूड डिलीवरी एप्स मिड चेकआउट क्रैश हो गए। अगर सच बताओ ना यार, तो इस स्पेसिफिक आउटेज का रीजन है ना एक टेक्निकल ओवरलोड था, क्योंकि आईपीएल सीजन में है ना यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड 600 मिलियन पर डे तक पहुंच गए थे और बैंक्स के चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस रिक्वेस्ट ने ना एनपीसीआई के सर्वर्स को है ना ओवरवेल्म कर दिया। लेकिन इस इंसिडेंट ने ना पूरे देश को ना एक बहुत ही खतरनाक सच दिखाया। दैट इज, जब यूपीआई जो इंडिया के 65% डिजिटल पेमेंट्स हैंडल करता है, सिर्फ एक लोकल सर्वर ओवरलोड पे है ना 5 घंटे के लिए रुक सकता है, तो सोचो क्या होगा अगर वो केबल जो एक्चुअली डेटा कैरी करता है समंदर में ना काट दिए जाए। शायद से तब उस टाइम पे ना सिर्फ 5 घंटे नहीं बल्कि 5 महीने भी लग सकता है।
और ये सब जो मैंने अभी अभी बोला ना, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस नहीं है, बल्कि 2024 में ना ये एक्चुअली हो चुका है। दैट इज ऑन 24 फरवरी 2024 द लोकेशन वाज रेड सी। हूथी रेबल्स ने ना एक ब्रिटिश कार्गो शिप MV रूबीमार पे मिसाइल्स से अटैक किया। क्रू ने शिप अबैंडन कर दिया और उसका एंकर समुद्र के टेल में ना घुसने लगा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि उस एंकर ने ना 3 मेजर अंडरसी केबल काट दिए, AAE-1, सीकॉम और EIG, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करते हैं। इंडिया के अपने ऑपरेटर्स टाटा कम्युनिकेशन और भारतीय एयरटेल ने इन्हीं केबल्स पर पार्टली डिपेंड करते हैं। इसका एस्टिमेटेड ये था कि 25% टेलीकम्युनिकेशन ट्रैफिक का ना डिसरप्टेड हुआ। साउथ अफ्रीका तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जैसे क्लाउड सर्विसेज अफेक्ट हुए। रिपेयर में सुनने के लिए रेडी रहो। 2 महीने से ज़्यादा लग गए, क्योंकि येमेन वाटर्स में ना रिपेयर शिप भेजना खुद एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था। एक मिसाइल ने एक शिप को नहीं, बल्कि 3 कंट्रीज के बीच इंटरनेट को हिला दिया। और ये सिर्फ है ना एक जगह नहीं हुआ था। चलिए अब यूरोप पे चलते हैं, जहां अक्टूबर 2023 में ना एक चाइनीज हांगकांग फ्लैग कार्गो शिप है ना न्यूनियो पोलार बियर, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच एक गैस पाइपलाइन और टेलीकॉम केबल्स के ऊपर है ना अपना एंकर खींचते हुए गुजरी। 100+ माइल्स तक सीबेड पे घसीटती। पहले तो बीजिंग ने मना कर दिया, लेकिन 10 महीने बाद खराब वेदर बताकर है ना उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट एडमिट की। फिर 25 दिसंबर 2024 में ना क्रिसमस के दिन फिनलैंड में एक नया अलार्म बजा। कुक आइलैंड फ्लैग्ड ऑयल टैंकर ईगल एस, जो रशिया के शैडो फ्लीट से लिंक थी, 90 किलोमीटर तक एंकर घसीटकर 5 अंडरसी केबल डैमेज कर दिए, जिनमें एस्टोनिया फिनलैंड का मेन पावर केबल एस्टलिंक 2 भी था। रिपेयर में 7 महीने लगे और कॉस्ट आई €60 मिलियन। यहाँ तक कि फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ना खुले तौर पर कहा, वी आर नॉट इन वॉर बट वी आर अंडर अटैक। नाटो ने ना इसको इतना सीरियसली लिया कि उन्होंने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया, बाल्टिक सेंट्री, जिसमें शिप्स और प्लेन्स अब 24 घंटे ना अंडरसी इंफ्रास्ट्रक्चर पेट्रोल करते हैं। ये कोई है ना एक्सीडेंट का पैटर्न नहीं है, बल्कि ये ना एक नए तरह की जंग है, जिसमें ना कोई गोली चलती है, ना सोल्जर्स बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बस एक घसीटता हुआ एंकर है ना पूरे कंट्री का है ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना बर्बाद कर देता है। अब इस पैटर्न का तीसरा और सबसे डिस्टर्बिंग एग्जांपल ताइवान, जहां फरवरी 2023 में ना 2 चाइनीज वेसल्स ने 6 दिन के अंदर ताइवान के मात्सु आइलैंड को कनेक्ट करने वाली दोनों ही केबल्स काट दिए, जिसका ये रिजल्ट था कि 14,000 लोग है ना 2 महीने बिना इंटरनेट के रहना पड़ा। एक और ऐसा ही इंसिडेंट फरवरी 2025 में हुआ, जहां एक टोगो फ्लैग चाइनीज क्रूज शिप हांगकांग ताई 58 ने ताइवान और पेंगो आइलैंड के बीच केबल जानबूझकर काटी। इस बार ताइवान की कोर्ट ने कैप्टन को 3 साल की जेल दी। पहली बार किसी देश ने केबल कटिंग को क्राइम प्रूव करके सजा दी है। एक्सपर्ट्स का यहाँ कहना है कि चाइना ताइवान पे सीधा अटैक करने से पहले ये प्रैक्टिस कर रहा है, बिना एक भी गोली चलाए किसी देश को डिजिटली आइसोलेट कैसे करे। अब जरा या ना थोड़ा रुको और सोचो कि अगर 3 अलग अलग जगह और 3 अलग अलग एक्टर्स के थ्रू हो रहा है, दैट इज रेड सी में हुतीस, बाल्टिक में रशिया लिंक शिप और ताइवान में चाइना लिंक शिप, तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि क्या इंडिया सेफ है, बल्कि सवाल ये है कि इंडिया कब तक सेफ रहेगा। तो चलिए अब ना डायरेक्टली इंडिया पे आते हैं, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो डायरेक्टली है ना आपको अफेक्ट करेगा। इंडिया के वर्सोवा लैंडिंग पॉइंट पे ना ऑलरेडी मंथली फॉल्ट्स आते हैं नॉर्मल वेयर एंड टेयर से। अब इमेजिन करो कोई जानबूझकर उस 6 किलोमीटर स्ट्रेच को टारगेट करे, क्या क्या रुक जाएगा। पहला UPI, जो रोज 600 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है और इंडिया के 65% डिजिटल पेमेंट का बैकबोन है। दूसरा, इंडिया का IT और BPO एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, क्लाउड सर्विस और रियल टाइम क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए ना सीधा इन केबल्स पर डिपेंड करता है। तीसरा, और ये सबसे पर्सनल है, 9 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, उनमें वीडियो कॉल्स, उनकी रेमिटेंस, उनके बैंक ट्रांसफर्स सब कुछ इसी अंडरसी इंफ्रास्ट्रक्चर से गुजरते हैं, जो रेड सी जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन से ना पास होती है। और यही है ना सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया का इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग 60% है ना मुंबई से वेस्ट एशिया के थ्रू सीधा रेड सी और बाबेल मंडप स्ट्रेट से ना गुजरता है। ये वही कॉरिडोर है जहां हुतीस ने ना ऑलरेडी 3 केबल्स काट दिए थे। तो अगर मिडल ईस्ट में ना टेंशन और बढ़ती है, तो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी सिर्फ स्लो इंटरनेट फेस नहीं करेगी, बल्कि वो अपने 90% से ज़्यादा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए ना अल्टरनेटिव ढूंढता रह जाएगा। ये कोई फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है, ये करंट ऑनगोइंग एक्सपोजर है। अब यहाँ ना थोड़ी सी आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि पूरी कहानी है ना सिर्फ डर की नहीं होनी चाहिए। ये बात है 18 फरवरी 2026 की, जहाँ गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने ना न्यू दिल्ली के इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में ना एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, दैट इज अमेरिका इंडिया कनेक्ट। गूगल का $15 बिलियन 5 साल का कमिटमेंट इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब इसका कोर हिस्सा है एक नया सबसी गेटवे विशाखापट्टनम में,
दैट इज इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे भारती एयरटेल और अदानी कोनेक्स के साथ, जिससे मुंबई चेन्नई मोनोपोली में ना पहली बार स्ट्रक्चरल कंपटीशन आएगा। इससे 3 नए केबल पाथ्स बनेंगे, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक, अरेबियन सी और रेड सी कॉरिडोर को कम्प्लीटली है ना बाईपास करते हुए। ये है ना एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, लेकिन सच तो ये है कि इसका फायदा मिलने में ना कई साल लग जाएंगे और तब तक है ना इंडिया का 95% बैंडविड्थ है ना वही 6 किलोमीटर तक स्ट्रेच रहेगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आसान नहीं, लेकिन केबल काटना जैसे हमने देखा सिर्फ एक एंकर घसीटने जैसा आसान है। चलिए अब वापस चलते हैं उसी रेस्टोरेंट में जहां हमने ना शुरुआत की थी। उस दिन जो हुआ उसका रीजन एक सर्वर ओवरलोड था, कोई केबल नहीं कटी थी, लेकिन उस एक छोटे से इंसिडेंट ने ना पूरे देश को दिखा दिया कि जब एक डिजिटल सिस्टम फेल होता है तो वो सिर्फ ऐप का प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि वो मिलियंस ऑफ डेली लाइव्स का प्रॉब्लम बन जाता है। अब यहाँ ना आप इमेजिन करो कि अगर वो फेलियर है ना सिर्फ 5 घंटे का नहीं बल्कि 5 महीने का होता तो, क्योंकि जो वर्सोवा का 6 किलोमीटर स्ट्रेच है ना उस पर अगर कुछ दिक्कत आया तो यही टाइमलाइन है ना हम इंडियंस को मिलेगा, क्योंकि हमारा हेल्प है ना दुबई और सिंगापुर से आता है। यही है द साइलेंट अपोकलिप्स, क्योंकि यहाँ ना कोई बॉम्ब नहीं गिराएगा, ना कोई सोल्जर्स है ना बॉर्डर क्रॉस करेंगे, बल्कि सिर्फ एक एंकर को है ना समुद्र के जमीन पर घसीटा जाएगा और इंडिया का डिजिटल कनेक्शन है ना दुनिया से तुरंत ही कट हो जाएगा, जो कि रेड सी और ताइवान में ना ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ ना सवाल ये नहीं अराइज होता कि ये क्या ये इंडिया के साथ हो सकता है, बल्कि यहाँ सवाल ये अराइज होता है कि अगर ये इंडिया के साथ हुआ तो इंडिया का इस पे मेजर क्या रहेगा। इधर ना मेरा एक छोटा सा सजेशन है या फिर बोल सकते हो आप सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया को ना अपना खुद का रिपेयर शिप्स बनाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए।